हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग फाइनली जो भी हमारा बोर्ड ख़राब था वो पैनल बन करके आ चुका है। आज ही आया है और आज हम लोग लाइव तो नहीं आ पाए थे, लेकिन आज हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो देंगे। इसके बाद मतलब कि अगले दिन से हम लोग रेगुलर मतलब कि लाइव भी आएंगे और कुछ रिकॉर्डेड मिलेगा। ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के ज्वाइन कर लें ताकि आपका हर पीडीएफ उपलब्ध हो जाए। चलिए हम लोग आज की क्लास शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे फाइनली कि आज हम लोग मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई सवाल है। जो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका एग्जाम में यहाँ से 2 या 3 सवाल एकदम फिक्स रहेगा भाई। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। चलिए पहला सवाल क्या कर रहा है? पहला कर रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है भाई? तो चलिए इसका आंसर देखिए। जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब कह रहा है कि संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो याद रखिएगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब है इसका दूसरा सवाल, कह रहा क्या कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। अब कुछ समीकरण दिया हुआ है, अभिक्रिया दिया हुआ है हिंदी में, इसको कह रहा है कि संतुलित समीकरण के रूप में लिखने के लिए। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं संतुलित समीकरण के रूप में। चलिए यहां देखिए, कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए इसको लिख लेते हैं CaOH का होल 2, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट, लिख लेंगे CaCO3 और प्लस में क्या बन रहा है? जल। अब क्या कर रहा है कि इसको संतुलित समीकरण के रूप में लिखना है भाई। अब देखा जाए यहाँ तो कैल्शियम कैल्शियम सेम है। इसके बाद कार्बन देखा जाए तो कार्बन भी सेम है। ऑक्सीजन देखा जाए 2 और यहाँ 2 कितना 4 है, जबकि यहाँ 3 1 4 हाइड्रोजन कितना 2 है जी। ये बिल्कुल आपका संतुलित समीकरण लिखा गया है। दूसरा हम लोग चर्चा करते हैं कि जिंक और सिल्वर नाइट्रेट। चलिए Zn, इसके बाद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? जिंक नाइट्रेट। अब क्या बना रहा है भाई? तो जिंक नाइट्रेट, अब देखिएगा प्लस में जा रहेगा सिल्वर है, क्या हो जाएगा? Ag। चलिए आपका दूसरा, अब देखा जाए कि यहाँ नाइट्रेट कितना है? 2 है। ऑलरेडी यहाँ कितना से गुना करेंगे? 2 से, और यहाँ कर लेंगे 2 से। ये आपका दूसरा संतुलित समीकरण है। तीसरा क्या कह रहा है सी में कि एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड अभिक्रिया कर एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, और क्या बना ले रहा है? कॉपर। अब इसको हम लोग लिखेंगे एल्युमिनियम का। चलिए एल्युमिनियम का हम लोग लिख लेंगे एल्युमिनियम का लिख लेंगे Al। इसके बाद करें कॉपर क्लोराइड CuCl2। इसके बाद क्या बना रहा है? कह रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड। चलिए AlCl3। अब क्या बना रहा है? कॉपर। अब इसको लिखना है संतुलित समीकरण के रूप में। चलिए तो यहाँ जब देख रहे हैं कि क्लोरीन यहाँ 3 है जबकि यहाँ 2 है, इसलिए यहाँ कितना से गुना कर लेते हैं? 2 से।
अब यहाँ देखा जाए कि जब 2 से गुना किया, एल्युमिनियम 2 है, चलो हम यहाँ एल्युमिनियम से कर देते हैं 2 से गुना। अब कितना हो गया भाई, चलिए अब यहाँ है कि 2 या 6 हो रहा है, तो 3 से यहाँ करेंगे और 3 से यहाँ कर देंगे। ये आपका तीसरा संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा गया है। चलिए चौथा क्या कर रहा है, चौथा कर रहा है कि बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट। चलिए बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4। अब क्या बनेगा यहाँ, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड, क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब इतना बना, अब इसको संतुलित रूप में लिखना है। तब यहाँ देखा जाए कि क्लोरीन 2 है, तो ऑलरेडी यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। पोटेशियम भी 2 हो गया, सल्फेट भी 2 हो गया। ये आपका चौथा रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा गया है। चलिए अब ये मेरा 2 सवाल क्लियर हुआ है। तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, चलिए तीसरा कह रहा है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऊर्जा मुक्त करती है या ऊर्जा मुक्त करता है। हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब जहाँ ऊर्जा का जब उत्सर्जन होता है, जब निकलता है, मुक्त होता है, तो उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो वही बात यहाँ पर हो रहा है। एग्जाम्पल है C6H12O6, मतलब ग्लूकोज और साथ में है ऑक्सीजन। यहाँ अभिक्रिया होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या हो रहा है, ऊर्जा मुक्त हो रहा है। अब जहाँ ऊर्जा मुक्त होता है उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चौथे प्रश्न कर रहा है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। मतलब संयोजन अभिक्रिया के उल्टा वियोजन होता है या वियोजन अभिक्रिया का उल्टा संयोजन अभिक्रिया होता है। कह रहा है जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार वियोजन अभिक्रिया में कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक यौगिकों में विघटित हो जाता है या टूट जाता है। और जब एक यौगिक विघटित होकर के टूट करके 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनाता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब यदि जो 2 पदार्थ या यौगिक आपस में संयोग करता है तो उसको कह देंगे संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए है कि संयोजन अभिक्रिया में 2H2O, 2H2 और O2 मिलकर के क्या बना है, H2O। अब दूसरा एग्जाम्पल है वियोजन अभिक्रिया का। वियोजन अभिक्रिया है 2H2O। अब ये एक यौगिक है, 2 सरल यौगिक में क्या हुआ, टूट गया। इसीलिए कहा जाता है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल कह रहा है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। हाँ, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टा पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, तो देखिए इसका आंसर करा है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि दही में मौजूद जो लैक्टिक अम्ल है वो पीतल और तांबे के बर्तनों से अभिक्रिया करके एक हानिकारक पदार्थ, हानिकारक यौगिक, विषैला यौगिक बना लेता है, जिसके कारण बस ये खाने लायक नहीं रह पाते हैं। अगर पीतल या तांबे के बर्तन में रखेंगे तो लैक्टिक अम्ल पीतल या तांबे से अभिक्रिया कर करके
एक विषैला यौगिक का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण वो जहर बन जाता है। छठा प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? आंसर है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब देखिए कि जैसा ही अम्ल रहेगा, अब जैसा ही इसको जलीय विलयन मतलब H2O में घोलेंगे तो तुरंत यहाँ से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन आयन। अब यही हाइड्रोजन आयन के वजह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। 7 नंबर सवाल देखते हैं। कर अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता प्रभावित होती है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में H2+OH प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। अगला सवाल क्या कह रहा है? चलिए अगला सवाल है कि आश्रित जल या आसुत जल या इसी को कह सकते हैं शुद्ध जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? मतलब शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है और वर्षा के जल में होता है। चलिए, कार्य आश्रित जल शुद्ध होते हैं इसलिए इनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, क्योंकि विद्युत के चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है। विद्युत चालन के लिए आयनों की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है क्योंकि थोड़ी मात्रा में अम्ल विद्यमान रहता है, जो कि उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर अम्लीय बना देते हैं और अम्लीय होने के कारण हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण विद्युत का चालन होता है। 9वें नंबर सवाल क्या कर रहा है? 9 नंबर सवाल कर रहा है कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। धोने वाला सोडा और खाने वाला सोडा। चलिए, धोने वाला सोडा का उपयोग देखते हैं। पहला उपयोग है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है। दूसरा, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। तीसरा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। और चौथा, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है या खारे जल को खारापन दूर करने के लिए किया जाता है। चलिए, अब इसका आ गया है बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा का उपयोग खाने के चीजों को मुलायम, स्पंजी, खास्ता बनाने में किया जाता है। याद रखिएगा, खाने वाला सोडा NaHCO3 का उपयोग बताया जा रहा है कि मुलायम, स्पंजी और खास्ता बनाने में होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग खाने के चीज़ों में, और दूसरा कर रहा है बेकिंग सोडा क्षारीय होने के कारण पेट की अम्लीयता की मात्रा को या अधिकता को कम या उदासीन करके राहत पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है कि कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है, कि अगर हमको खाना जल्द बनाना रहता है तो NaHCO3 का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि खाना आसानी से पक जाए और जल्द पके। चौथा, इसका उपयोग सोडा अम्ल, अग्निशामक में भी किया जाता है। अब देखिए कि NaHCO3 का उपयोग अग्निशामक यंत्र में H2SO4 से अभिक्रिया कराने पर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है?
सवाल नंबर 10, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? चलिए देखते हैं कि इसका गलनांक जो है उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिक में परस्पर आयनिक आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। मतलब आयनिक यौगिकों के बीच लगने वाला जो आयनिक आकर्षण बल है वो शक्तिशाली होता है, मजबूत होता है। इस शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा उष्मा की आवश्यकता होती है, अतः इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 11 नंबर कह रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं और 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण भी दीजिए। तो इसमें वैसा ऑक्साइड होगा जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। ऐसा धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है और दूसरा है जिंक ऑक्साइड। 12 नंबर सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। तो गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, क्योंकि कॉपर ऊष्मा का अच्छा सुचालक है और यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसके विपरीत आयरन गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। मतलब कि तांबा जो है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और आयरन है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जिसकी वजह से इस्पात का नहीं, जबकि गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबे का उपयोग होता है। चलिए सवाल नंबर 13 चलते हैं। सवाल नंबर 13 कह रहा है हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? तो हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl उपस्थित होता है। यह अम्ल अमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है और इसी की मदद से एंजाइम अपना कार्य करता है। HCl हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देता है और HCl अमाशय में भोजन को पचाने में भी सहायता करते हैं। क्लियर हुआ ये सब? चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं। कह रहा वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। चलिए तो हम लोग फाइनली वायवीय श्वसन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग अवायवीय श्वसन देखेंगे। वायवीय जो श्वसन है वायु की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन होता है, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता है, जबकि अवायवीय श्वसन के अंतर्गत अंतिम उत्पाद इथाइल एल्कोहल मतलब C2H5OH और क्या बनता है? CO2 बनता है। एग्जाम्पल के लिए एक उदाहरण सभी उच्च जीवधारी। चलिए 15 नंबर सवाल नंबर 15 कह रहा है ऋतुस्राव क्यों होता है? ऋतुस्राव क्यों होता है? अंडाणु का निषेचन शुक्राणुओं द्वारा होता है। अंडाणु का निषेचन है वो शुक्राणुओं द्वारा होता है और ऐसा न होने पर अगर निषेचित अंडाणु नहीं हो पाता है तो लगभग 1 दिन जीवित रहता है। अंडाणु जो है लगभग 1 दिन या 36 घंटा तक जीवित रह सकता है। इसके पश्चात गर्भाशय की मोटी तथा स्पंजी दीवार टूटकर अब गर्भाशय की जो मोटी परत मतलब एंडोमेट्रियम की बात किया जा रहा है, अंतः स्तर परत को बात किया जा रहा है, टूट करके म्यूकस में बदल जाती है और यह
स्राव मादा योनि के रास्ते स्रावित हो जाता है, इसे ऋतुस्राव कहते हैं। यह स्राव हर माह होता है। सवाल नंबर 16 क्या कर रहा है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो बच्चे में लिंग को लिंग गुणसूत्र निर्धारित करता है। मानव में गुणसूत्र निर्धारित करता है। मानव में गुणसूत्र के कितने जोड़े, तो 23 जोड़े होते हैं, जिनमें से एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। मतलब 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है और एक जोड़ा जो है वो लिंग गुणसूत्र होता है। 23वां जोड़ा है वो लिंग गुणसूत्र होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र जो है X और X होता है, जबकि पुरुषों में XY होता है। सभी बच्चे मां से X गुणसूत्र पाए जाते हैं। सभी बच्चा मां से X गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि पुरुष से क्या X और Y गुणसूत्र कोई भी हो सकता है। मतलब महिलाओं में तो X गुणसूत्र होता है, हर हालत में वहां से X गुणसूत्र प्राप्त होगा, लेकिन पुरुष से क्या प्राप्त होंगे, हो सकता है X हो चाहे Y हो। इसी प्रकार पिता का गुणसूत्र निर्णय लेता है कि बच्चा बेटा या बेटी होगा। अगर XX मिला तो होने वाला संतान क्या हो जाएगा, बेटी, और XY अगर मिला तो होने वाला संतान क्या होगा, बेटा होगा। चलिए सवाल नंबर 17 हम लोग देखते हैं। कह रहा हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय है कि हीरा का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है। इसका मतलब हुआ कि हीरा का जो प्रकाशिक घनत्व है वो अधिक है, जिससे यह एक कठोर पदार्थ है, इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता क्या है और इसका एसआई मात्रक क्या है। चलिए, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं, और यह उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसका एसआई मात्रक होता है डायऑप्टर, जिसे डी से डिनोट करते हैं। अब क्षमता को P द्वारा सूचित किया जाता है। क्षमता को P द्वारा सूचित किया जाता है और इसका SI यूनिट होता है डायऑप्टर। डायऑप्टर। चलिए सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19वां नंबर प्रश्न। कारण नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो जब मानव को दूर तथा पास की वस्तुएं पूर्णतः देखते हैं, देखने के लिए नेत्र सुनियोजित करते पड़ते हैं। इस प्रकार मानव के अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वह अपनी फोकस दूरी को संयोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। अब दूर रखी वस्तु या नजदीक रखी वस्तु को आंख में जो होती है पुतली, वो समंजन क्षमता कहने का मतलब हो गया कि वो नियंत्रित कर लेता है कि वस्तु कितना दूरी पे रखा हुआ है, कितना नजदीक, मतलब सुनिश्चित कर लेता है देखने के लिए अपने हिसाब से। चलिए अब लास्ट एगो है 20 नंबर। सवाल नंबर 20। क्या कारण है कि सूर्योदय से पहले ही और सूर्योदय के बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। मतलब सूर्योदय होने से पहले भी सूर्य दिखाई दे देता है और बाद होने के सूर्यास्त के बाद भी हमें दिखाई देता है। कारण वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से पहले ही सूर्यास्त के बाद तक हमें दरअसल में सूर्य का आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। सूर्य का आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसलिए सूर्योदय से 2 मिनट पहले
और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। अब ये होता है आभासी प्रतिबिंब। कैसी प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। ये हमारा आज लास्ट मोस्ट VVI 20 सवाल था। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।